अमेरिका के सूने रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक रेत और चुप्पी पसरी रहती थी, एक दिन अचानक हलचल मच गई। सन 1981 में भारत से आया एक रहस्यमयी गुरु वहां छा गया। उसका नाम था रजनीश, जिन्हें लोग ओशो के नाम से जानते हैं। चारों ओर बस उनकी ही चर्चा होने लगी। चारों तरफ से विदेशी अनुयायी उमड़ने लगे और कुछ ही समय में उन्होंने ओरेगन के वीराने में 64,000 एकड़ जमीन पर एक पूरा शहर बसा दिया, रजनीशपुरम। सोचिए, एक आध्यात्मिक समुदाय जिसने अपने शहर में खुद की सड़कें बनाई, अपनी पुलिस बनाई और यहाँ तक कि अपनी सरकार चलाने का सपना भी देखा। शहर की सड़कों पर रोल्स रॉयस की कतारें लगती थीं, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 90 से भी ज्यादा कारें। गुरु के पास इतना सब कुछ है? किसी ने पूछा तो एक भक्त मुस्कुराते हुए बोला, सादगी में भी शान हो सकती है। ओशो के प्रवचनों में कुछ ऐसा जादू था कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जाने कहां कहां से लोग खींचे चले आए। हर कोई आत्मा की शांति और नए जीवन की तलाश में आया था, लेकिन इस शांति की चादर के नीचे कुछ ऐसा पक रहा था जिसने एक दिन पूरे अमेरिका को हिला दिया। सन 1984 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। एक ऐसा जैविक हमला जो आज भी अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा घरेलू बायोटेरर माना जाता है। हजारों लोगों को बीमार कर देने वाली यह घटना दरअसल रजनीशपुरम के ही भीतर रची गई एक साजिश थी। FBI ने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो उनके होश उड़ गए। ये तो खुद का राज्य चला रहे थे, एक एजेंट ने कहा। जांच जैसे जैसे गहराई, राज खुलते गए। शीला, जो ओशो की सबसे करीबी मानी जाती थी, इस साजिश की मास्टरमाइंड निकली। मैंने जो किया उस पर मुझे अफसोस नहीं, उसने कहा जब उसे गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे पूरा साम्राज्य ढहने लगा। ओशो को देश छोड़ना पड़ा और रजनीशपुरम इतिहास बन गया। मगर उस शहर की कहानियां, वो सपने, वो भ्रम और वो हकीकत आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, एक ऐसे गुरु की जिसने पश्चिमी दुनिया को ध्यान सिखाया और फिर खुद एक विवाद का केंद्र बन गया। यह कहानी है ओशो और उनके अनोखे साम्राज्य की, जिसने आज भी एक रहस्य की तरह लोगों को खींचे रखा है। वो सिर्फ धर्म या ध्यान की बातें नहीं करते थे, वो वहाँ बोलते थे जहाँ ज़्यादातर लोग खामोश हो जाते हैं। राजनीति हो या सेक्स, समाज की जड़ बन चुकी परंपराएं हो या ढोंग, पाखंड। ओशो हर उस मुद्दे को मंच पर लाते थे जिसे सभ्य समाज अक्सर दबा देता है, और उनकी यही खुली बेबाक जुबान धीरे धीरे उन्हें भीड़ से अलग और फिर पूरी दुनिया में मशहूर करने लगी। सन 1966 में उन्होंने यूनिवर्सिटी की नौकरी को अलविदा कह दिया। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक प्रोफेसर की पोस्ट नहीं छोड़ी, बल्कि एक नई पहचान की तरफ पहला कदम बढ़ाया। अब वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, अब वो ओशो बन चुके थे। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर लाखों दिलों की धड़कन और करोड़ों के लिए रहस्य बन जाएगा। उनका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था, न डर न संकोच। जैसे मंच पर आते ही हर डर को वो पीछे छोड़ देते थे। मैं वो कहूँगा जो दुनिया सुनना नहीं चाहती लेकिन जानना ज़रूरी है, वो अक्सर कहा करते थे। उनकी बातें कभी आग की तरह चुभती तो कभी बारिश सी सुकून देती। शायद इसीलिए उन्हें जितना प्यार मिला उतनी ही नफरत और आलोचना भी झेलनी पड़ी। इन्हीं सालों के दौरान दो चेहरे उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए। पहली थी लक्ष्मी, जो आगे चलकर माँ योग लक्ष्मी के नाम से जानी गई। वो ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी बनी और भारत में उनके सभी ध्यान शिविरों और आयोजनों की पूरी जिम्मेदारी संभालने लगी। दूसरी थी क्रिस्टीना वुल्फ, जिन्हें ओशो ने नया नाम दिया प्रेम निवाण। उनका रोल भारत से बाहर के देशों में ओशो के बढ़ते प्रभाव को फैलाने और वहाँ के शिष्यों से जुड़ाव बनाए रखने का था। इन दोनों महिलाओं की मौजूदगी ओशो के मिशन को एक नया आकार देने लगी थी। माँ योग लक्ष्मी दिन रात मेहनत कर रही थीं ताकि ओशो का संदेश हर कोने तक पहुँचे, जबकि प्रेम निवाण विदेशों में ओशो के लिए एक मजबूत नींव रख रही थी। ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं है, लक्ष्मी ने एक इंटरव्यू में कहा था। वो एक आंदोलन है जो हमारी सोच को हिलाकर रख देता है।
ओशो की बातों में एक अजीब तरह की सादगी थी, मगर वही सादगी कई बार लोगों को अंदर तक झकझोर देती थी। वो बिना घुमा फिरा कर कहते थे जो कहना चाहते थे। उन्होंने वो कहा जिसे कहने से ज़्यादातर आध्यात्मिक गुरु कतराते हैं। सेक्स एक ऐसा विषय जिस पर समाज चुप रहना ही बेहतर समझता है। ओशो ने न सिर्फ इस पर खुलकर बात की, बल्कि उसे आत्मा की यात्रा का हिस्सा बताया। उनके मुताबिक अगर इसे समझदारी और जागरूकता के साथ जिया जाए तो यह भी ध्यान का ही एक रूप बन सकता है। यह ज़रूरी है कि इस बात को तोड़ा मरोड़ा न जाए। ओशो ने कभी किसी को किसी राह पर मजबूर नहीं किया। उन्होंने साफ कहा था, मैं केवल रास्ता दिखाता हूँ, उस पर चलना है या नहीं यह तुम्हारी मर्जी है। उनकी यही स्पष्टता और साहसिक सोच धीरे धीरे देश की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में गूंजने लगी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देशों से लोग हजारों की संख्या में भारत आने लगे। ये सिर्फ उनके प्रवचन सुनने नहीं आते थे, ये लोग ओशो के विचारों से दिल से जुड़ जाते थे और साथ ही आर्थिक रूप से भी समर्थन देते थे। इन्हीं योगदान से ओशो ने सन 1974 में पुणे के कोरेगांव इलाके में एक विशाल और भव्य आश्रम की नींव रखी। लेकिन यह जगह सिर्फ ध्यान करने की जगह नहीं थी, यह एक पूरा जीवन दर्शन था। वहाँ संगीत की लहरें थीं, रंगों की उड़ान थी, आर्ट और थेरेपिस्ट थी और हर इंसान के भीतर की गहराइयों को छूने की एक सच्ची कोशिश थी। उस आश्रम में एक ही समय में 30,000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद हो सकते थे। वहाँ कोई जात पात, धर्म, ऊंच नीच का झमेला नहीं था। सिर्फ एक सवाल था, मैं कौन हूँ, और एक ही दिशा थी, खुद को जानने की। ओशो का अंदाज ही उन्हें बाकियों से अलग बनाता था। वो कहते थे, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं देने आया हूँ, मैं तुम्हें खुद से मिलवाने आया हूँ। उनकी बातें लोगों को या तो बहुत पसंद आती थीं या बिल्कुल असहज कर देती थीं, लेकिन नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता था। वो या तो पूजे जाते थे या नकारे जाते थे। बीच का कोई रास्ता उनके लिए नहीं था और यही वजह थी कि ओशो की राह कभी आसान नहीं रही, लेकिन उसका असर इतना गहरा था कि उसे भुला पाना नामुमकिन है। समय के साथ ओशो के पुणे आश्रम में विदेशी अनुयायियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। इनमें से ज़्यादातर लोग यूरोप और अमेरिका से आते थे। सब एक खुली सोच, नए अनुभव और आत्मिक खोज की ओर खींचे चले आते थे। ओशो ने अपने आश्रम में कई तरह की थेरेपिस्ट और आंतरिक विकास की वर्कशॉप्स शुरू की, जिनका मकसद था इंसान के भीतर छिपे संभावित अध्यात्म को जागृत करना। इन्हीं में से एक थेरेपी थी लिबरल सेक्स, जहां शारीरिक संबंधों को एक स्वाभाविक और खुला अनुभव माना गया। आश्रम के भीतर रहने वाले लोग बिना सामाजिक बंधनों के एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते थे, बशर्ते उसमें जागरूकता और स्वीकृति हो। ओशो इसे रिप्रेशन से मुक्त जीवन का हिस्सा मानते थे। ओशो के चारों तरफ दो अलग अलग दुनिया तैयार हो रही थी। एक तरफ वो थे जो उन्हें एक आत्मिक क्रांति के वाहक मानते थे, जो उनके हर शब्द को, हर थ्योरी को ध्यान से सुनते थे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। वहीं दूसरी तरफ सरकार और स्थानीय प्रशासन की भौहें उनकी गतिविधियों पर तनी रहने लगी थी, खास तौर पर आश्रम के अंदर हो रही ओपन रिलेशनशिप और ग्रुप सेक्स जैसी प्रैक्टिस को लेकर। फिर आया वो पल जिसने सब कुछ और भड़काया। सन 1980 के आखिर में ओशो की एक किताब प्रकाशित हुई, संभोग से समाधि की ओर। इस किताब ने सीधे सीधे उस नाजुक लाइन को छू लिया जिसे भारतीय समाज हमेशा से छिपाता आया था। ओशो ने इसमें बिना लाग लपेट के कहा कि अगर सेक्स को पूरी जागरूकता के साथ जिया जाए तो वही साधना बन सकता है। उस वक्त देश के ज्यादातर अखबारों की हेडलाइन एक ही सवाल से भरी हुई थी, क्या ओशो कह रहे हैं कि सेक्स भी ध्यान हो सकता है? अब विवाद सिर्फ आश्रम के भीतर की प्रैक्टिस तक सीमित नहीं रहा। ओशो ने धीरे धीरे राजनीति और धर्म पर भी खुलकर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, और जैसा कि अक्सर होता है, सच चाहे जितना भी साफ क्यों न हो, अगर वो सत्ता और परंपरा की नींव हिलाने लगे तो विरोध होना तय है। उनकी तर्कपूर्ण लेकिन तीखी बातें कई लोगों को खटकने लगी,
खासकर उन नेताओं को जो विचारों की आज़ादी से डरते थे। सरकार को लगने लगा था कि ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं। सन 1977 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो हालात और ज़्यादा सख्त होने लगे। सबसे पहले विदेशी डोनेशन पर भारी टैक्स लगाया गया, फिर आश्रम की प्रॉपर्टी को लेकर टैक्स नोटिस आने लगे और इसके साथ ही एक के बाद एक कानूनी मुकदमे भी ठोके गए। यह एक तरह का मानसिक और आर्थिक दबाव था जिसे ओशो और उनका कम्युनिटी रोज महसूस कर रहे थे। इन हालातों को देखते हुए ओशो ने एक बड़ा फैसला लिया, भारत छोड़ने का। अगर मैं अपने विचारों को खुलकर कह भी न सकूं तो फिर ध्यान की आज़ादी किस काम की। उन्होंने एक दिन अपने करीबियों से कहा। उन्हें अब ऐसी जगह की तलाश थी जहां सोचने, बोलने और जीने पर कोई बंदिश न हो, जहां न सरकार उनकी किताबों पर रोक लगाए, न ध्यान शिविरों पर सवाल खड़े हों। और तब उन्होंने अमेरिका की ओर रुख किया, एक ऐसी ज़मीन की तरफ जो उस वक्त फ्री स्पीच और इनोवेशन की प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन ओशो को शायद अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका में कदम रखते ही उनकी ज़िंदगी का सबसे विवादास्पद अध्याय शुरू होने वाला था। 1981 की बात है। ओशो तब तक भारत में बहुत कुछ झेल चुके थे। पुणे में चल रही कंट्रोवर्सी, सरकार की बढ़ती सख्ती और मीडिया की रोज़ की हेडलाइन से बनी थकान अब उनके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। तभी उनकी ज़िंदगी में एक नया चेहरा दाखिल हुआ, शीला अंबालाल पटेल। बाद में वही शीला ओशो की सबसे भरोसेमंद शिष्या और ताकतवर सेक्रेटरी बनी, माँ आनंद शीला के नाम से मशहूर। यह नाम भी ओशो ने ही दिया था। शुरू में शीला 1981 ओशो ने भारत छोड़ दिया और अमेरिका के ऑरेगन राज्य का रुख किया। वहाँ वास्को काउंटी नाम की एक वीरान और सूनी जगह थी, रेगिस्तान सा इलाका जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। लेकिन यहीं पर ओशो के अनुयायियों ने एक सपना देखा और फिर उसे सच भी कर दिखाया। एक पूरा शहर बसा दिया। नाम रखा गया रजनीशपुरम। यह कोई साधारण शहर नहीं था, यह एक ऐसी दुनिया थी जो ओशो की सोच पर टिकी थी। करीब 260 वर्ग किलोमीटर में फैली यह सिटी उनके फॉलोअर्स ने अपने खून पसीने से खड़ी की थी। कोई बढ़ई था, कोई मिस्त्री, कोई डॉक्टर था तो कोई पेंटर। हर किसी ने अपनी स्किल्स को सेवा में लगा दिया था। ना कोई तनख्वाह थी, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ एक जुनून था, एक समर्पण और एक सपना कि इस दुनिया में कुछ बिल्कुल अलग बनाया जाए। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना भी इस मिशन का हिस्सा बन गए थे। साल था 1982। वही विनोद खन्ना जिनके पोस्टर कभी थिएटरों में छाए रहते थे, अब रजनीशपुरम में माली का काम करते दिखाई देते थे, फूल पौधों की देखभाल करते हुए। ये देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। रजनीशपुरम में हर वो चीज़ थी जो एक मॉडर्न शहर में होती है। पुलिस डिपार्टमेंट, फायर स्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल और यहाँ तक कि रनवे वाला एयरपोर्ट भी। हाँ, बाकायदा रनवे बनाए गए थे ताकि दुनिया भर से जो लोग प्राइवेट जेट्स में ओशो से मिलने आते थे उनकी लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। और सबसे खास बात, इस पूरे शहर में अमेरिका की सरकार का कोई सीधा दखल नहीं था। यहाँ सब कुछ ओशो के नियमों पर चलता था। ओशो का अपना संविधान, अपना सिस्टम। ऐसा लगने लगा था जैसे उन्होंने अमेरिका के भीतर अपनी ही एक स्पिरिचुअल नेशन खड़ी कर दी हो। धीरे धीरे ओशो की लोकप्रियता अमेरिका में भी तेजी से बढ़ने लगी। वो एक आध्यात्मिक गुरु से ज़्यादा अब एक आइकन बनते जा रहे थे और उनकी पहचान सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रही। एक वक्त ऐसा आया जब ओशो के पास 90 से ज़्यादा रोल्स रॉयस कारें थीं। हाँ, 90, और हर कार उन्हें उनके अमीर भक्त गिफ्ट करते थे। वो उन्हें ईश्वर की तरह मानते थे। इसके अलावा ओशो के पास दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों का कलेक्शन भी था जो कई लोगों को चौंकाता, लेकिन उनके फॉलोअर्स के लिए वो हर चीज़ ध्यान का हिस्सा थी। ओशो ने कभी कहा था, ध्यान का मतलब सन्यासी कपड़े पहनना नहीं, ध्यान का मतलब हर स्थिति में जागरूक रहना है। चाहे तुम रोल्स रॉयस में बैठो या ज़मीन पर, तुम जागो बस। अमेरिका में अब एक बेचैनी सी फैलने लगी थी।
ओशो और उनके रजनीशपुरम की बढ़ती ताकत को देखकर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के कान खड़े हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि यह महज कोई आध्यात्मिक आंदोलन नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक अलग राजनीतिक और स्वतंत्र जोन बनता जा रहा है। एक ऐसा जोन जो अमेरिकी व्यवस्था के लिए एक दिन सिरदर्द बन सकता है। असल में अमेरिका में इससे पहले भी कई भारतीय गुरुओं ने अपने अपने मिशन शांति से चलाए थे। स्वामी विवेकानंद हों, परमहंस योगानंद हों या फिर इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद, सभी ने अमेरिकी ज़मीन पर अपने आश्रम बसाए और वहाँ के लोगों का दिल जीता। किसी से सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ओशो का अंदाज कुछ अलग ही था। उनकी रफ्तार, उनके अनुयायियों की अंधभक्ति और उनका सब कुछ नियमों से हटकर करना, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो अमेरिकी सिस्टम को असहज करने लगा। और फिर एक पुराना जख्म भी था जिसकी टीस अब फिर से उभरने लगी थी। क्या हम फिर किसी जॉन स्टोन की ओर बढ़ रहे हैं? यह सवाल धीरे धीरे अमेरिकी अफसरों के मन में घर करने लगा। साल था 1978। अमेरिका के ग्याना नामक देश में एक व्यक्ति था, जिम जोन्स। उसने एक अलग बस्ती बनाई थी, नाम दिया जॉन स्टोन। उसका दावा था कि वो एक नई और बेहतर दुनिया बना रहा है, जहां सब बराबरी से रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। बात सुनने में तो बेहद आदर्शवादी लगती थी, मगर अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। कुछ ही समय में जॉन स्टोन का नाम डर और मौत का पर्याय बन गया। जिम जोन्स ने अपने करीब 918 अनुयायियों को एक साथ आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। ज़्यादातर लोग अमेरिकी थे और यह हादसा अमेरिका के इतिहास में सबसे भयानक ट्रेजेडीज़ में से एक बन गया। उस घटना ने अमेरिकी समाज, मीडिया और सरकार को अंदर तक झकझोर दिया था। और अब जब ओशो के चारों ओर एक बड़ा और वफादार कल्ट बनता दिखा, तो पुरानी यादें फिर से सामने आने लगी। ओशो के अनुयायी जो उन्हें भगवान की तरह मानते थे और एक ऐसा शहर जो अमेरिका के कानूनों से अलग अपना सिस्टम चला रहा था, ये सब सरकार के लिए एक संभावित खतरे जैसा लगने लगा। अमेरिकी एजेंसियों को डर था कि कहीं ये सब जॉन स्टोन पार्ट 2 ना बन जाए, और शायद इसी डर ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को एक बहुत बड़े विवाद की तरफ धकेल दिया। जब ओशो ने 1981 में अमेरिका के ऑनरेगन राज्य में रजनीशपुरम की नींव रखी, तभी से अमेरिकी सरकार के कान खड़े हो गए थे। उन्हें डर था कि ये सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि कहीं जॉन स्टोन जैसी कोई दूसरी त्रासदी का आगाज़ तो नहीं। इसलिए हर छोटी बड़ी हरकत 1981 से लेकर 84 तक ओशो ने खुद को मौन की साधना में डुबो दिया था। उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, न प्रवचन, न इंटरव्यू, न मीडिया, बस मौन। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कमान पूरी तरह से एक और शख्स के हाथ में थी, माँ आनंद शीला। शीला अब सिर्फ ओशो की प्रवक्ता नहीं रही थी, वो अब अमेरिका में पूरे रजनीशपुरम की राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत बन चुकी थी। उन्हें जवाबदेही सिर्फ ओशो को देनी थी, और शायद वो भी धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। इसी दौरान एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिनसे पूरा अमेरिका चौंक गया। पहला झटका था फर्जी शादियों का रैकेट। रजनीशपुरम में रह रहे विदेशी फॉलोअर्स को अमेरिका में स्थायी निवास दिलाने के लिए उन्हें अमेरिकी नागरिकों से नकली शादियों में बांधा गया। कागज़ों में सब कुछ वैध था, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ ग्रीन कार्ड दिलवाने की तरकीब थी। फिर FBI की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कम्यून के अंदर हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा है। राइफल, बंदूकें और अजीबोगरीब सुरक्षा ड्रिल्स की खबरें सामने आने लगी। बाहर से यह जगह जितनी शांत दिखती थी, अंदर उतनी ही रहस्यमयी और नियंत्रित। और फिर आया साल 1984। इस साल वो घटना घटी जिसने रजनीशपुरम को सिर्फ विवादित नहीं बल्कि खतरनाक बना दिया। आरोपों के घेरे में थी माँ आनंद शीला, वही शीला जो कभी ओशो के सबसे नज़दीकी लोगों में शुमार थी, जिनके ऊपर रजनीशपुरम की पूरी जिम्मेदारी थी। एक वक्त था जब लोग उन्हें ओशो की आवाज़ कहते थे, लेकिन अब सवाल पूछे जा रहे थे,
क्या आपको अंदाज़ा है कि आपने अमेरिका की ज़मीन पर सबसे बड़ा बायोलॉजिकल टेरर अटैक किया है? यह सवाल सीधे अमेरिकी अफसरों ने शीला से किया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी ने बायोलॉजिकल अटैक किया और इल्ज़ाम सीधे रजनीशपुरम पर आया। FBI और हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना था कि शीला और उनके कुछ साथी चाहते थे कि वास्को काउंटी के चुनावों में उनके सपोर्ट में ज़्यादा सीटें आएं और इसके लिए उन्होंने एक चौंकाने वाला तरीका अपनाया। सलाद बार्स में साल्मोनेला जर मिला दिया। रेस्टोरेंट्स के सलाद में बैक्टीरिया मिलाया गया। जी हाँ, लगभग 751 लोग बीमार हुए। लोगों को उल्टियाँ, बुखार और कमजोरी ने जकड़ लिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ रेस्टोरेंट में CCTV फुटेज में रजनीशियों को सलाद बार्स के पास संदिग्ध हरकत करते देखा गया। फिर I911 कॉल्स, लीक ऑडियो और कुछ सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स, जिसने शीला और उनके लोगों पर शक को और भी गहरा कर दिया। अमेरिका की जनता डरी हुई थी और मीडिया के कैमरे अब दिन रात रजनीशपुरम पर टिके हुए थे। इसी बीच ओशो ने एक चुप्पी तोड़ी और पहली बार खुलकर कैमरे के सामने बोले, मैंने कभी ऐसे किसी प्लान के बारे में नहीं सुना। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो मेरी जानकारी के बिना हुआ है। ये बयान जैसे आग में घी डालने जैसा था। क्या सच में ओशो को कुछ नहीं पता था या फिर शीला ने उस मौन के ऑड में वो सब कर लिया जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी? सवाल बहुत थे, जवाब धुंधले। बहुत से लोग मानते हैं कि यह पूरा मामला एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा था। उनका कहना था कि अमेरिकी सरकार ओशो को शुरुआत से ही पसंद नहीं करती थी। उनके अंदाज से, उनके कल्ट से और उनके अनुयायियों की अंधभक्ति से वे असहज थे और इस बायो टेरर के आरोप की आड़ में शायद सरकार एक लीगल रास्ता ढूंढ रही थी जिससे ओशो को अमेरिका से बाहर निकाला जा सके। ओशो ने इन आरोपों पर बेहद शांत स्वर में जवाब दिया था, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो मेरी जानकारी के बिना हुआ है। उनकी आवाज़ में घबराहट नहीं थी, पर एक अजीब सी थकावट जरूर झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानते हों कि यह लड़ाई अब सिर्फ विचारों की नहीं रही, अब यह सत्ता बनाम चेतना की जंग है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब आने वाला था। मां आनंदशीला पर जैसे ही बायोटेरर अटैक का आरोप साबित हुआ, कोर्ट ने उन्हें 20 साल की सज़ा सुना दी। लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ कुछ ही साल जेल में गुजारे और फिर सीधे स्विट्ज़रलैंड जाकर बस गई। मामला चाहे जितना बड़ा था, सज़ा उतनी नहीं लगी, लेकिन उसका असर ओशो और उनके मिशन पर बहुत गहरा हुआ। उस एक केस ने अमेरिका को वो बहाना दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। जैसे ही शीला जेल गई, अमेरिकी एजेंसियों ने रजनीशपुरम को चारों तरफ से घेर लिया। एक एक गतिविधि, एक एक कागज, सब पर जांच शुरू हो गई। ओशो के आसपास का दायरा सिकुड़ता जा रहा था और वो भी समझ चुके थे कि अब वक्त आ गया है। ये जगह अब हमारे लिए नहीं बची। ओशो ने अपने करीबी लोगों से धीरे से कहा। फिर तय हुआ अमेरिका को अलविदा कहा जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। ओशो जैसे ही अपने साथियों के साथ अमेरिका से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से $55,000 कैश, कुछ जेवर और लाइसेंस शुदा हथियार बरामद हुए। अमेरिकी मीडिया ने इसे कुछ ऐसे पेश किया, शनिवार की रात $55,000 जेवरों से भरे बॉक्स और अपनी राजगद्दी के साथ भगवान और उनके फॉलोअर्स ने खेतों से भागने की कोशिश की। अब मामला पूरी तरह से बदल चुका था। ओशो पर इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप लगाए गए। अगले 12 दिन तक उन्हें एक के बाद एक जेलों में घुमाया गया। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और सबसे चौंकाने वाला कदम, अमेरिका के कहने पर 21 देशों ने ओशो की एंट्री पर बैन लगा दिया। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश की है, अंदर से, बाहर से, हर तरफ से। ओशो ने अपने शिष्यों से कहा जब वे आखिरकार भारत लौटे। जनवरी 1987 ओशो वापस पुणे पहुंच चुके थे। वही आश्रम
जहां से कभी उनकी वैश्विक यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन लौटने वाला शख्स अब वही ओशो नहीं था। वो अब एक जख्मी लड़ाका था जो अमेरिका जैसे सिस्टम से लड़कर आया था। वापसी के कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार पीठ दर्द, सांस लेने में तकलीफ, फिर दिल की समस्याएं, ये सब धीरे धीरे बढ़ते चले गए और फिर एक दिन उन्होंने कह दिया, मुझे धीमा जहर दिया गया है। ये जो शरीर पर असर हो रहा है ये उसी का नतीजा है। ये सुनकर उनके अनुयायियों की रूह कांप गई। क्या ये सच था? क्या वाकई अमेरिका की जेलों में उन्हें कुछ ऐसा दिया गया जिससे वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगे? और फिर आया वो दिन जो उनके चाहने वालों के लिए कभी न भूलने वाला सदमा बन गया। 19 जनवरी 1990, 60 साल की उम्र में ओशो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ना कोई शोर, ना कोई हंगामा, सिर्फ एक शांत विदाई। लेकिन उस खामोशी में भी एक रहस्य था जो आज तक पूरी तरह से खुला नहीं। 1985 के बाद जैसे रजनीशपुरम की सांसें थम गई। कभी जो जगह एक चमकता हुआ सपना थी, जहां हर सुबह ध्यान से शुरू होती थी और हर शाम संगीत में डूब जाती थी, वहां अब वीरानी पसरने लगी थी। जिस रजनीशपुरम को खड़ा करने में हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी, मेहनत और भरोसा लगा दिया था, वो शहर अब बस एक भूलते हुए अतीत की परछाई रह गया था। शीला के जाने, केस और ओशो की गिरफ्तारी के बाद रजनीशपुरम में सब कुछ बदल गया था। वो जोश, वो ऊर्जा, वो विश्वास, सब कुछ टूटता गया और फिर लोगों ने एक एक करके वो जगह छोड़नी शुरू कर दी और कुछ ही महीनों में पूरा शहर खाली हो गया। जहाँ कभी प्रेम, ध्यान और आज़ादी की बातें होती थीं, वहाँ अब ताले लटक रहे थे। ओशो के हजारों अनुयायी थे, लेकिन अब वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखर गए थे। कुछ चुपचाप लौट गए, कुछ आज भी जवाब ढूंढते रह गए। रजनीशपुरम की ज़मीन, जिस पर कभी आज़ादी और चेतना का दावा किया गया था, अब अमेरिका की एक क्रिश्चियन संस्था यंग लाइफ के हाथों बेच दी गई। आज वहाँ ईसाई यूथ कैंप्स चलते हैं। बच्चे आते हैं, खेलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें शायद ही कोई बताए कि उसी ज़मीन पर कभी एक ऐसा आंदोलन खड़ा था जिसने दुनिया को हिला दिया था। रजनीशपुरम का नाम तक मिटा दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड्स से, नक्शों से, इतिहास की किताबों से, सब जगह से इस शहर को गायब कर दिया गया। लेकिन सिर्फ एक नाम मिटाने से क्या सचमुच इतिहास मिट जाता है? अब बात करते हैं उन 93 रोल्स रॉयस कारों की जो कभी ओशो की पहचान बन चुकी थी। वो कारें जिन पर ओशो बैठे होते थे और सैकड़ों अनुयायी दोनों तरफ फूल बिछाकर उनका स्वागत करते थे। उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतज़ार करते थे। वो कारें अब कहाँ हैं? कुछ कारें जब्त कर ली गई, कुछ बेच दी गई, कुछ प्राइवेट कलेक्टर के हाथों चली गई और कुछ गुमनाम गोदामों में धूल खाते खाते खत्म हो गई। एक आध्यात्मिक गुरु की सबसे महंगी धरोहरें, जिन्हें देखकर कभी लोग कहते थे कि ये भगवान रईस है, अब किसी कबाड़ में या मेमोरी में दब चुकी है। लेकिन वो कारें सिर्फ रईसी का प्रतीक नहीं थी, वो उस विरोधाभास की भी निशानी थी जो ओशो की जिंदगी थी। ध्यान, सादगी और आत्मा की बात करने वाला व्यक्ति और दुनिया की सबसे महंगी कारों का काफिला। लोगों को ये या तो चमत्कार लगता था या पागलपन। मैं सिर्फ तुम्हारे विश्वास को तोड़ने आया हूँ, ओशो ने एक बार कहा था, ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको और अपनी आत्मा से समझ सको। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग सिर्फ बाहर की चीज़ें देखते रहे, गाड़ियों, घड़ियों और तमाशा। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब ओशो को अमेरिका से ज़बरदस्ती निकाला गया। उनके पासपोर्ट पर 21 देशों ने बैन लगा दिया। ओशो ने कहा, मैं बस ध्यान सिखाना चाहता था, लेकिन दुनिया ने इसे अपराध बना दिया। उनकी विरासत आज भी दुनिया के कई कोनों में जिंदा है। ओशो इंटरनेशनल, ध्यान की विधियों और वो हजारों लोग जो आज भी उन्हें अपने गुरु मानते हैं। रजनीशपुरम भले ही मिटा दिया गया हो, लेकिन ओशो एक विचार बन चुके हैं जिसे ना सरकारें मिटा सकती हैं, ना साजिशें और ना ही समय। ओशो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या कोई सच में सोचता है कि वो चले गए? उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका है, मगर उनके विचार आज भी दुनिया के हर कोने में सांस ले रहे हैं। पुणे का वो आश्रम जिसे अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कहा जाता है,
वो आज भी हजारों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक तीर्थ है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई अपने सवालों के जवाब ढूंढने आता है। किसी को शांति चाहिए, किसी को मुक्ति और किसी को बस एक बार अपने भीतर झांकने का मौका। ओशो की किताबें अब 50 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। हज़ारों ऑडियो और वीडियो टेप्स अब डिजिटल रूप में हर उस इंसान तक पहुंच चुके हैं जो अपने भीतर की तलाश में है। वो बातें जो कभी अमेरिका की सरकार को खतरनाक लगी थीं, अब दुनिया भर के थेरेपिस्ट, फिलोसफर्स और मॉडर्न माइंडफुलनेस कोचेस के लिए एक गाइड बन चुकी है। मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारा होना सिखाना चाहता हूँ। ओशो की ये बात आज जितनी प्रासंगिक है शायद पहले कभी नहीं थी। एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर कोई कुछ बनने की दौड़ में भाग रहा है, ओशो कहते हैं कुछ मत बनो, बस हो जाओ। उनकी विरासत अब सिर्फ ध्यान की विधियों में नहीं है, बल्कि उस सोच में है जो कहती है तोड़ो, समझो, फिर चुनो, पर आंख बंद करके मत मानो। कभी जिसे कल्ट लीडर कहा गया, आज उसे कॉन्शियसनेस रेवोल्यूशनरी कहा जा रहा है। नेटफ्लिक्स की सीरीज वाइल्ड कंट्री ने एक बार फिर ओशो को नई पीढ़ी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लोग पूछने लगे, आखिर यह इंसान था कौन? कोई मसीहा, कोई शातिर दिमाग, या फिर कोई मिसअंडरस्टूड विजन? शायद सच इन सब के बीच कहीं है। ओशो का सच सिर्फ किताबों में नहीं है, वो उस हर इंसान के भीतर है जिसने कभी अकेले में खुद से यह पूछा हो, मैं कौन हूँ। उनकी आलोचना करने वाले आज भी हैं और उन्हें पूजने वाले भी। पर एक बात तय है, ओशो को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो सवाल बनकर आते हैं, जवाब बनकर नहीं। वो चुनौती देते हैं, सिखाते नहीं। वो सोच बदलते हैं, विचार थोपते नहीं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, स्वतंत्रता सोचने की, जीने की, खुद बनने की। आज रजनीशपुरम नहीं है लेकिन ओशो हैं। आज रोल्स रॉयस नहीं है लेकिन ध्यान की वो रफ्तार अब भी जारी है। आज वो मंच नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ अब भी गूंजती है हर उस दिल में जो सच को टटोलने की हिम्मत रखता है। मैं मरने के बाद और ज़्यादा जीवित रहूँगा, ओशो ने कहा था, और वाकई अब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना बन चुके हैं। तो ये थी ओशो और रजनीशपुरम की वो कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी भी है और एक इंस्पिरेशन भी। क्या ओशो मिसअंडरस्टूड थे या सच में खतरनाक? यह फैसला हम आपको छोड़ते हैं, लेकिन इतना तय है उन्होंने सोचने पर मजबूर किया और शायद यही उनका असली उद्देश्य था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि ओशो को आप कैसे देखते हैं। और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई सोच और एक नई सफ़र के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने सवालों से प्यार करना न भूलें। धन्यवाद।